अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इक्तिसादी, सियासी, समाजी और तरह तरह की खबरों के साथ एकदम से अब्राहम अकॉर्ड्स की डिस्कशन ने आलमी सियासी मंजरनामे पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों को चौंका कर रख दिया है। इस हवाले से हुकूमत की दो अहम शख्सियात के मुआयनी खेज बयानात सामने आए हैं। चंद रोज पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक न्यूज़ शो में कहा कि अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से जब दबाव आएगा तो देखा जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले पर मुशावरत हो रही है, जवाब तब देंगे जब हमें इस अकॉर्ड के हवाले से हिस्सा बनने को कहा जाएगा। नाज़रीन, इस बयान के बाद गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पहले तो ये कहा कि अभी तक इस मामले पर पार्टी या हुकूमत की जानिब से कोई राय कायम नहीं की गई है और न ही ये इशू डिस्कस हुआ है। यानी ख्वाजा आसिफ के बयान की उन्होंने तरदीद की और फिर अपनी ज़ाती राय देते हुए उनका कहना यह था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान को अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक मुश्तरका फ़ैसला करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया के साथ जाना चाहिए। राणा साहब का क्या कहना था, पहले आपको ये दिखाता है। पार्टी की या गवर्नमेंट की तो इसमें कोई राय इस तरह से नहीं हो सकती कि ये इशू जो है उस लेवल पे ना भी दरपेश हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई जो है वो डिस्कशन हुई है। इन बयानात के साथ ही रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर कोई अब्राहम अकॉर्ड्स की हिमायत की बात करेगा तो जमात इस्लामी अवामी सतह पर ज़बरदस्त मज़ाहमत करेगी। अपनी पार्टी की तरफ से ये कहता हूं कि अगर कोई कश्मीर या फलस्तीन का सौदेबाजी करेगा या इसराइल को तस्लीम करने या इब्राहिम अकॉर्ड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेवर करने की बात करेगा, जमात इस्लामी अवामी सतह पर उसकी मुजाहिमत करेगी। नज़र मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा, मोतबर और मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर अमरीकी सालिसी में 2020 से इस अकॉर्ड्स के तहत शुरू होने वाली कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों का मकसद ये है कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाया जा सके। अकॉर्ड्स के ड्राफ्टमैन का कहना है कि तीनों मज़ाहिब के पैरोकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हैं, तो इस निस्बत से फासले नहीं बल्कि कुर्बतें होनी चाहिए। फिर इन कुर्बतों का आगाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने की सूरत में हुआ। आगे चलकर बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया, जिसके बाद जमहूरिया सूडान और मराकश ने भी इसराइल का वजूद मान लिया। इसी तनाजुर में अहम वफाकी वज़रा का अब्राहम अकॉर्ड्स पर बात करना खासा मुआयनी खेज़ है। क्या वाशिंगटन की जानिब से पाकिस्तान की तारीफ़ व तौसीफ़ के ताने बाने इस मायदे से मिलते हैं? अमरीकी मशीर बराए मशरिक़ वस्ता, उनका आज से कुछ रोज़ पहले 26 जून का जो बयान है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। किस जानिब इशारा था उनके इस इंटरव्यू के अंदर? फिर सबसे अहम ये कि अगर अरब ममालिक अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाते हैं तो क्या इस भीड़ में हमें भी शामिल होना चाहिए? इन अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आज के प्रोग्राम में ज़हमत दी है। मुझे स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं आदिल निज़ामी साहब। मुझे वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार आज़म मलिक साहब। हमारे साथ इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार शहजाद अनवर फारूकी साहब और न्यूज़ 1 के हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची सेंटर के लिए सीनियर तज्जियाकार हैं इम्तियाज़ फ़ारान साहब, भी मुझे कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। मैं पहले आदिल निज़ामी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। पहले हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक इंटरव्यू, एक बयान जो है जिसमें उनसे सवाल किया गया इंटरव्यू के दौरान अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से। फिर हमने देखा कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनसे इसी बारे में बात होती है। क्या वजह है कि एकदम से हमें अब्राहम अकॉर्ड्स जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होता हुआ दिखाई दे रहा है और हुकूमत के दो सीनियर वज़रा जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं आवाम की नब्ज़ चेक की जा रही है ये सारी बातें करके? आदिल, अच्छा, आप ही कह रहे हैं कि टेस्टर लगाया जा रहा है साहब वो चेक करने के लिए कि पाकिस्तानी अवाम क्या 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 सोच रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा माजी में चले जाते हैं। जितना नुकसान हो गया, सबसे पहले तो हमने इस मामले को देखना है। एक तो उम्मा का मसला है, इसके साथ साथ ही अरबों का मसला भी है। माजी में जंगें होती रही हैं 1948 पे, उसके बाद अरब और इसराइल की जो जंग है वो सारी चीज़ें होती रही। फिर ओस्लो अकॉर्ड, दो रियासती हल, फिर उसके बाद कहाँ वो बैकफुट पे चले गए। आज इसराइली के वो जनाब दो रियासती हल से भी पीछे चले गए हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? 7 अक्टूबर 2023 का जो हमास की जानिब से अटैक है इसराइल के ऊपर, उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि गज़ा में इंसानियत के साथ जो सलूक किया गया, यूएनओ का खड़ा है, मगरिब का खड़ा है, किस तरह खुलकर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पिछले कुछ टाइम में देख ली। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? 7 अक्टूबर का जो आसमा हमला था
हमास का। उससे पहले कहा जा रहा था कि जिस तरह 2020 में यूएई ने इब्राहिम अकॉर्ड के तहत जो है उसको तस्लीम कर लिया, मराकश ने कर लिया, बहरीन ने कर लिया, अब ये जो GCC कंट्रीज़ हैं, आपने इनको देखना ना, ये एक साथ इनका जो डायनामिक्स है, इनकी जो सियासत है, इनकी जो जियोग्राफी है, जो इनकी कह लें कि सकाफत है, सारी की सारी सेम है। जो 6 ममालिक हैं उनमें से 2 कंट्रीज़ बहरीन और यूएई उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो ये कहा जा रहा था कि फौरी तौर पे सऊदी अरेबिया के भी चांसेस थे उस टाइम पे, लेकिन जो 7 अक्टूबर का हमला, बल्कि बहुत से लोग उसको उस हमले को रिलेट कर रहे थे कि ये हमला ही हमास ने इसलिए किया कि कहीं सऊदी अरेबिया जाके इजराइल को तस्लीम ना कर ले। अब हम लोकली हम आ जाते हैं कि अब जो मौजूदा यहाँ पे हालात जो डायनामिक्स बन गए हैं, गजा वॉर, और इस टाइम देखिए ट्रंप पीस चाह रहे हैं, ट्रंप चाह रहे हैं कि ये जो मसला है ये कहीं समहो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ गुड टाइम फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, फॉर द अरब वर्ल्ड, कि वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे पेशरफ्त कर लें, क्योंकि हमने हर तरीके से आजमा के देख लिया, हम नहीं कुछ कर पाए। हम गजा में जो इंसानी का जुल्म हुआ उसको रुकवा भी नहीं पाए। जब रुकवा भी नहीं पाए तो मेरे ख्याल से अपनी इस टाइम मौजूदा हालात को देखते हुए अगर सऊदी अरेबिया, अगर जो GCC की जो दीगर कंट्रीज हैं, अगर सामो किस टाइम पे तुर्की, ईरान, जिस तरह मलेशिया की बात हो रही है, पाकिस्तान, अगर एक साथ मिलकर अच्छा पैकेज ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ बुराई नहीं है, सामो पीस की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि इस टाइम आप लड़ नहीं पा रहे उनसे। इस टाइम जो ये मौका अच्छा क्या है, ट्रंप बैठे हुए हैं, वो खुलकर इसराइल के खिलाफ भी सामो बात कर रहे हैं। ईरान ने जो एक मिथ बनी हुई थी कि इसराइल को बहुत बड़ी कोई यहाँ पे रीजन में सबसे पावर बन गया है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो उसको इसराइल इस टाइम अपनी वीक तरीन पोजीशन पे है पिछले कुछ सालों में। अगर कोई एग्रीमेंट होता है ईरान के साथ जंग के बाद इंटरनल जो वहाँ पे नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह बातें हो रही हैं, लोगों ने पहली बार उन्होंने गजा में तो बमबारी देखी थी, लेकिन जब अपने यहाँ इमारतें नीचे आती हुई देखी, 12 दिन जब शेल्टर में गुजारे हैं, तो जो इजरायली अवाम है उनको भी सामोदराक हो गया कि हम इतने भी वो नहीं, जो हमने आयरन डॉम समझा हुआ था, डॉम हमारे गिर्द मौजूद है, हमें बचा लेगा, तो वो नहीं बचा पाया ना। तो इस टाइम वो वीक पोजीशन पे हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है, अगर क्योंकि आप करना चाहें पाकिस्तान, अगर सऊदी अरेबिया करता है, अगर ईरान शामिल होता है, अगर तुर्की शामिल होता है, मलेशिया शामिल होता है, तो मेरे ख्याल से कोई मजाहिका नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा, उम्मा का मसला है, लेकिन उससे पहले ये अरबों का भी मसला है। ठीक हो गया, जो उम्मा का मसला है, लेकिन उससे पहले ये अरबों का मसला है। अरबों की बात हो रही है, मैं आपकी तरफ शहजाद साहब ये सवाल लेकर आऊँगी कि अब्राहम अकॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो सर ज़ाहिर है सीधा सीधा इसका बेनिफिशियरी जो है वो इसराइल है, और इस मुआहदे में हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन को फ़रीक ही नहीं बनाया गया, और ये जो नाइंसाफ़ी का मुआहदा है, इस मुआहदे पर अरबों की देखा देखी, हम इसे क्यों तस्लीम करें? शहजाद फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। आपने जब कहा ना कि अरबों की बात मैं आपकी तरफ लेके आती हूँ, मैंने कहा अच्छा चले, अरबों की बात तो आई, चाहे खरबों की। और सर ये आयन वाले अरब थे वैसे। तो बहरहाल मेरा मुख्तसर इस पे ख्याल ये है कि मैंने कुछ 2-2.5 महीने पहले इस पे आपके प्रोग्राम में भी कुछ अर्ज किया था, और एक दो वीडियोस भी की थी, क्योंकि ये उस वक्त नजर आ रहा था कि हम उस तरफ जा रहे हैं जिधर हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। ठीक। और उस वक्त चूंकि बुनियादी ख्याल ये था कि शायद इमरान खान की रिहाई जो है वो कार्ड्स पर है, और उसको बाहर निकाला जाएगा और उसके लिए ये तस्लीम करवाया जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि इमरान खान चूंकि माइनस हो गए इस सारे प्रोसेस से, तो उसके बाद अब दौड़ ये है कि क्या इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने का ख्याल जो है वो मनवाया जा सकता है या नहीं मनवाया जा सकता। अब पल्स लेने की सूरत हाल से तो हम गुजर चुके हैं, जो कि आपको नजर आता है कि बुजरा आपके कह रहे हैं कि हम अपनी हालात, अपने मुफादात देखकर पाकिस्तान फैसला करेगा, अभी बात नहीं हुई है। शहजाद साहब, आई एम रियली सॉरी, आई नो बुरा लगता है जब मैं आपको टोक रही होती हूँ, लेकिन आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल ही आया है। आपने खुद फरमाया कि जब हमारे वुज़रा ये बात कर रहे हैं, सर यहाँ मुझे ये फरमा दीजिएगा कि इतने अहम, इतने सेंसिटिव इशू पर इस तरह से वुज़रा का बात करना बनता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर? ये तो एक रियासत के तौर पर अगर इसकी बात की जाए, किसी और लेवल पर इसकी बात की जाए, सर वहां से नहीं बनता? देखिए, इसमें मैं जाती तौर पे इसमें कोई हर्ज नहीं समझता हूँ कि अगर किसी मौजू पे बात हो तो ये एक सेहतमंदाना बात है कि आप बातचीत के जरिए लोगों की राय लें और लोगों के ख्यालात को सुने कि लोग क्या कहते हैं। बुजरा जाहिर है वो भी अपने ख्याल के आज़ादी उनको भी हासिल है कि वो अपने ख्याल का इजहार कर सकें। अगर मैं अपने आज़ादी इजहार राय के लिए लड़ सकता हूँ तो मुझे दूसरों के राय के इजहार पर क्या एतराज हो सकता है। बट द थिंग इज कि ये इन हालात में ये करना, मुझे लगता ही है कि अब ये कार्ड्स पर है, मुझे तो दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये इसका रास्ता अगर कोई साहब रोक सकते हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। और मुझे लगता ये है कि जब भी कभी इस बारे में कोई फैसला कोई राउंड होगा तो अब मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में कार्ड्स आएंगे
और वो इसको किस तरह से खेलते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान ये चूंकि पिछले 4-5 साल से, चूंकि अब ये बात पिछले आर्मी चीफ जो थे हमारे जनरल बाजवा, उनके दौर से ये चीज एक इशू चलता आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि इसको तस्लीम करने या जो भी है। तो मेरे नजदीक अब ये टाइम है और इसके हवाले से बातचीत हुई होगी लाजमी, इसीलिए इसका जिक्र बार बार आ रहा है। ये जो वो है ना, ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, तो ये वो वाला मामला है। ये बेखुदी बेसबब नहीं है। ये वुज़रा को पागल थोड़ी है कि ऐसी बातें करते हैं मुंह उठा के और उनको पता नहीं होगा या उनको किसी ने बताया नहीं होगा कि इस पर बात नहीं करनी। तो ये सोची समझी बातचीत है, ये आप इसको इत्तेफाकिया बिल्कुल ना समझें। जी जी सर, बस मैं यही जानना चाही थी कि क्यों एकदम से दो बड़े अहम वुज़रा जो हैं इस हवाले पर, इस मामले पर हमें बात करते हुए दिखाई दिए। बल्कि अगर आप इजाजत दें तो वो मैं शेर पूरा कर दूं कि ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल सर, और ये पर्दा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें हटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर्दे के हटने पे बहुत सारे लोगों को, आज़म मलिक साहब, बड़ा सारा एतराज़ भी है। कहा यह जा रहा है नाकिदीन की जानिब से कि अगर हम इजराइल को रियासत तस्लीम करते हैं तो मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा दुरुस्त नहीं हो जाता। फिर अगर हम उसको तस्लीम कर रहे होंगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं लोग ये भी कहेंगे कि जो कश्मीर पर कब्जा है भारत का, उसको भी आप वो तस्लीम कीजिए। और ये लोग ये भी कहते हैं कि ये तो कायदे आज़म के मौके से सरासर इनहराफ होगा। सर एक ये बता दीजिएगा। दूसरी राय ये भी है कि मशरिक़ वुस्ता का मामला है, जब अरब इजराइल को मान लेते हैं तो फिर हमें क्या पड़ी है कि हम अलग से अपनी एक वो बना के रखें, हमें भी शामिल हो जाना चाहिए, मसला कोई नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, आपने सबसे पहले बड़ी खूबसूरत बात की। सारे पैनलिस्ट बड़ा अपना अपना उन्होंने इसके ऊपर राय दी है। देखिए, अब्राहम कार्ड के तहत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान पर भी बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ रहा है कि वो इसी रास्ते पर चले जिस पर अरब ममालिक चल रहे हैं। ताहम पाकिस्तान की दाखिली, नजरियाती और जोग्राफियाई हकीकतें इस मसले को बहुत हसास बना देती हैं। पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर तारीखी मौक़िफ़, फ़लस्तीनी अवाम के साथ इखलाकी सफारती वाबस्तगी और इसराइल के जारहाना किरदार के खिलाफ रियासती बयानियाँ अब तक इसराइल को तस्लीम करने या ना करने की राह में रुकावट रहे हैं। देखिए आसमा, किसी भी मुल्क के अंदर इसराइल को तस्लीम करना सिर्फ खारजा पॉलिसी का मामला नहीं होता, ये एक नजरियाती और कौमी शनाख्त का भी मसला है। हमारे यहाँ अवामी जज्बात, मजहबी हसासियत, दीनी जमातों का रद्द अमल और सियासी मुखालफत किसी भी फौरी फैसले को खतरनाक बना सकते हैं, क्योंकि हम एज पर खड़े हैं। इसके अलावा गैर पार्लिमानी मुशावरत या कौमी इत्तेफाक की राय ऐसी तब्दीली करना जमहूरी असूलों की भी नफी होगी। अब आते हैं आपके उस सवाल की तरफ जो आपने कश्मीर के ऊपर बात की। जी जी। देखिए, बैनुल अक़वामी दबाव, अरब दुनिया की मिसालें, इक़्तिसादी फ़वाइद की बातें ज़रूर मौजूद हैं जिनका मेरे सीनियर पैनलिस्ट ने जिक्र भी किया, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत इन ममालिक से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के असूल के ऊपर बने हैं, जो हक़ खुद इरादियत, इंसाफ और मजलूमों की हमायत के असूल पर खड़ी है। इसराइल को तस्लीम करने का मतलब इन असूलों जो मैंने बयान किए हैं उनसे इनहराफ और कश्मीरी अवाम को ये पैगाम देना होगा कि मुफाद के लिए असूल कुर्बान किए जा सकते हैं। हम 1948 से टिल डेट 75 सालों में हमने कश्मीर को अपनी शहर करार दिया है और उसके लिए हमने 4 से ज़ायद जंगें जो हैं वो लड़ चुकी हैं। हालिया जंग भी आपने देख ली है। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, क्योंकि जी अरबों ने तस्लीम कर लिया है, सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहे हैं, मलेशिया तस्लीम करने जा रहे हैं। भाई हमारे लिए सारी दुनिया उसे तस्लीम कर ले। हम एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है? देखिए, हुकूमत के लिए ये नागुज़ीर है कि वो इब्राहिम अकार्ड जैसे हसास मामले पर किसी भी पॉलिसी, जो आपने कहा कि 2 वुज़रा के बयानात जो फरूकी साहब ने भी कहा, उन्होंने शेर सुनाया, ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। देखिए, इस मसले पर किसी भी इकदाम से कबल ना सिर्फ अवामी और सियासी हमायत आपको उसकी ज़रूरत है, बल्कि जज्बाती, मजहबी और नजरियाती पहलुओं के साथ इकट्ठा होने की भी जरूरत है कि कौम इसके ऊपर क्या कहती है। ये नहीं है कि आप उठे पार्लियामेंट में जाके डिबेट करें और आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो आपको लगता है कि अगर रेफरेंडम करा लिया जाए और रेफरेंडम के बाद अगर ये फैसला हो तो सही है? आप रेफरेंडम कराएं, 100% लोग इसराइल की मुखालफत करेंगे। देखिए, तो फैसला आप खुद से करते हैं तो ये अंदरूनी खलफशार, खारजी नुकसान दोनों का बायस बन सकता है। और मेरा ख्याल कि पाकिस्तान इस एज पे खड़ा है कि वो इब्राहिम अकार्ड जैसे मुआहदे को तस्लीम कर ले, आल दो इसे सऊदी अरब या दीगर ममालिक अगर तस्लीम करते हैं तो भी।
ठीक हो गया आजम, लेकिन पिछले दिनों इम्तियाज़ फरहान साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, जो अमेरिका के मुशीर हैं मशरिक़ वस्ता की सलामती के लिए, वो ये हमें कहते हुए दिखाई दिए कि जल्द ऐसे ममालिक इजराइल को तस्लीम कर रहे होंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चले मान लेते हैं कि इजराइल और शाम के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात कहीं ना कहीं जारी हैं, एक मुल्क तो ये हो गया, शाम का जिक्र हमने कर लिया, दीगर ममालिक में वो किस जानिब इशारा कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने भी इसी से मिलती जुलती बात की थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, ये जो अब्राहम अकॉर्ड है इसका अरब और अजम से भी बहुत ताल्लुक है। अगर इसकी बेल देखेंगे तो अरब ममालिक आपको मिलेगी, ऐसा ही लेकिन फोर्स जो किया जा रहा है वो अजमी ममालिक को किया जा रहा है। और इसराइल की अगर रेजिस्टेंस है तो वो ईरान है, लबनान एक हद तक रहा लेकिन अब वो भी साइलेंट हो गया, या पाकिस्तान है कि वहां से सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से, फिर पाकिस्तान, और हम काउंट होते हैं अजम के अंदर। इसकी बुनियाद जो डली है अब्राहम अकॉर्ड की वो है अरब ममालिक, और खासतौर पर अराउंड में रखा गया था लबनान, जॉर्डन, मिस्र, इसको बेस बना के फिर आगे सऊदी अरब वगैरह तक आए थे। फिर UAE ने इसको एक्सेप्ट किया और उससे अपने रिलेशन बढ़ाए। उसके बाद आपने देखा कुछ अर्सा पहले बहरीन ने भी सारी चीजें एक्टिविटी की उसकी जाकर। अब ये आ रहा है कि पाकिस्तान पे फोर्स के हवाले से, तो पाकिस्तान ने इसको जो फर्स्ट टाइम रिफ्यूज किया था उसके अंदर उसने जो बेस बनाई थी वो ये बेस बनाई थी कि फलस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। 2 रियासती मंसूबे के तहत उसने इसको रिफ्यूज किया था, लेकिन वो 2 रियासती जो एक आप उसको थिंकिंग कहें या डिमांड कहें, वो भी पाकिस्तान में रजिस्ट की गई थी। और कि पाकिस्तान इसराइल को, हम इसराइल को तस्लीम ही नहीं करते, तो 2 रियासतों को तस्लीम करने का मतलब है इसराइल को पहले तस्लीम किया जाएगा, फिर फलस्तीन के ऊपर बात है। और आसमा, आपने जो फलस्तीन की बात की कि फलस्तीन इसमें शामिल नहीं है, तो फलस्तीन एक मुल्क के तौर पे अभी है ही नहीं कहीं। UNO में महमूद अब्बास को एक नशिश दी गई है, उस नशिश में वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं फलस्तीन को। फलस्तीन को किसी कंट्री का या स्टेट का कोई दर्जा अभी तक हासिल नहीं है। अब अरब ममालिक की तरफ से इंप्रेशन आ रहा है, खासतौर पे सऊदी अरब की जानिब से, कि वो इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। अभी तक किया नहीं है उन्होंने, और मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से उन्हें तस्लीम कर लिया इस अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर मान भी लिया जाए, बढ़ा भी दिया जाए, तो ईरान कभी भी नहीं तस्लीम कर पाएगा, पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं कर पाएगा। हो सकता है हुकूमतें इसको तस्लीम करने की बात करें, लेकिन रियासत के तौर पे या अवामी तौर पर इसका एक्सेप्ट करना नामुमकिन सा नजर आता है फिलहाल, और फ्यूचर में भी ऐसा कोई नजर नहीं आता कि हम इसको एक्सेप्ट करें। उसकी वजह यह है, गाजा के बाद अब ट्रंप ने एक चाल चली है, और आप जो ये देख रहे हैं कि जो मुशीर का आपने रेफरेंस दिया कि मुशीर कह रहा है कि ऐसे ममालिक भी उसको तस्लीम करते नजर आएंगे जिनका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये एक बयानिए की जंग है, ये मीडिया वार के तौर पर आए। तो आप जो ये प्रोग्राम कर रही हैं, तो हम भी एक मीडिया के हवाले से इसको बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट ठीक हो गया। इम्तियाज साहब, मीडिया के नुमाइंदे के उसमें हैसियत में आपका पहुंच गया। मुझे एक ब्रेक लेना है। आजम मैं आपको ऐड करती हूँ। आदिल निजामी साहब काफी देर से इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। आजम साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। आदिल साहब प्लीज। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। अब जब बात कर रहे हैं पैकेज की बात कर रहे हैं, अभी ट्रंप की अगर बयानात देखें तो वो सालिसी की बात कर रहे हैं कश्मीर के मामले पे भी। ये दुनिया के 2 हल तलब ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से खासी 2 रीजन ये पूरी जो है जंगें भी हो चुकी हैं, मसाइल हैं। तो अगर पैकेज की जब बात कर रहे हैं तो उधर 2 रियासती हल जो खुद अरब भी मानते रहे हैं, जिस पर बात करते हैं। अब तो रियासत पाकिस्तान भी कहते हैं कि 2 रियासती हल की जानिब बढ़ना है। अब आप उनको निकाल तो सकते नहीं, वो इतने एम्पावर हैं इस टाइम, उनकी जो चीज़ें आपके सामने हैं। तो 2 रियासती हल के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ जी, और द अदर साइड अगर कश्मीर का मसला भी बीच में आता है, अगर अरब ममालिक हमें भी इस मसले पे उस तरह खुल के सपोर्ट कर दें, ट्रंप इस पे 40 की बात कर रहे हैं, तो कोई मजाका नहीं है। ये दोनों जो जंगें हैं ये खत्म हो जाएंगी, दोनों जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है बेहतर हो जाएगा, इसमें बेहतर हो जाएगा। आजम मलिक साहब एक राय, ये मैं शहजाद साहब आपकी तरफ आती हूं। आदिल साहब ने खूबसूरत बात की। देखिए हमारा जो उसूली मौकफ है वो कश्मीर के साथ खड़ा है ना। हम 70 सालों से इसलिए लड़ रहे हैं। अगर आज हम कश्मीर को अगर इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हमें कश्मीरियों को भी कहना पड़ेगा जी ठीक है, भारत जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। देखिए मुझे ये लगता है आसमा कि अब्राहम अकॉर्ड जो है
वो खित्ते के अंदर ईरान की तन्हाई का बायस बनने जा रहा है। ये सिर्फ ईरान को खित्ते के अंदर उसकी जो ताकत है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए और उसे दीवार के साथ लगाने के लिए जो है ये अकॉर्ड जो है इस पस मंजर में नजर आ रहा है। ठीक हो गया। फारूकी साहब, सर आप कुछ फरमा रहे थे। मेरी एक तजवीज़ है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक नूरा कुश्ती छोटी सी करवा के उनको अलग अलग कर दिया जाए और एक मोइन कुरैशी ला के बिठा दिया जाए तो कश्मीर भी सेटल हो जाएगा, इसराइल भी सेटल हो जाएगा, उसके बाद सारे हंसी खुशी रहने लगेंगे। तो इतना कोई मसला तो नहीं है। आप मतलब मुश्किल में पड़ते हैं, मुश्किल रास्ते। क्यों इम्तियाज साहब, क्यों मुश्किल में डाला हुआ है आपने हम सबको? देखिए आसमा, हमें इसको कश्मीर से किसी सूरत में लिंक नहीं करना चाहिए। अगर हम कश्मीर से लिंक करेंगे तो तीसरी स्टेट बनेगी ना। वो पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन है यूएनओ का कि वो पाकिस्तान के साथ जाए या हिंदुस्तान के साथ जाए, ये रायशुमारी होनी है। अगर हम इसको कश्मीर से लिंक करेंगे जैसे कि ट्रंप चाह रहा है तो फिर एक तीसरी रियासत बनेगी, आजाद कश्मीर एक स्टेट के तौर पे आएगा। फिर वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ नहीं जाएगा, उस यूएनओ की वायलेशन होगी। ये एक ट्रैप कार्ड है, हमें ट्रैप किया जा रहा है। ठीक हो गया। आप बोलते हैं कि हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर की सूरत में पाकिस्तान को एतराज क्या है? पाकिस्तान का तो दरीना मौक़िफ़ यही रहा है ना कि कश्मीरियों को नहीं, ये कभी मौक़िफ़ नहीं रहा है, ये कभी भी मौक़िफ़ नहीं रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि रायशुमारी कराई जाए, जो कि यूएनओ का रेजोल्यूशन है कि वो हिंदुस्तान के साथ जाते हैं। की मर्जी के बगैर हम उसको कैसे रख लेंगे अपने साथ? नहीं जनाब, नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। इम्तियाज साहब को एक ही फैसला करना है। बहुत माज़रत के साथ इम्तियाज साहब, हक के खुद इरादियत का लफ्ज़ पैदाइश से हम लोग जब से होश संभाला है तब से हम सुनते चले आए ना। हक के खुद इरादियत का मतलब तो यही है ना कि जो वो चाहते हैं उनको हक दिया जाए जहां वो जाना चाहते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि भाई आप उनको उनका राइट देना। अगर कश्मीरी ये चाहते हैं, अगर कश्मीरी चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रहें तो भाई हम उनके इस हक का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा। इम्तियाज फरहान साहब थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अलग से किसी रोज कश्मीर का टॉपिक रख लेते हैं इम्तियाज साहब और इसको डिस्कस करते हैं। इसको क्लियर करते हैं किसी एक प्रोग्राम में कश्मीर पे बात करते हैं। सर आज के इस टॉपिक पे हमने बात की है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू भी है कहीं ना कहीं लेकर। ज़ाहिर है जब हम ख़ास तौर पर जमात इस्लामी की तरफ से जो इसके ऊपर रिएक्शन आया कि शदीद एहतजाज होगा। बहुत सारे और टॉपिक्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं। कहाँ हो रही हैं जी? मुल्क भर में हो रही हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन जो है उसको बिल्कुल ही फारिग कर देने के लिए भी कुछ प्लान किया जा रहा है। ये प्लान कौन कर रहा है और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? इसको डिस्कस करते हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। तो वेलकम बैक जी। बात करेंगे पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के 26 मुअत्तल अराकीन को डी सीट करने के लिए स्पीकर असम्बली के सख्त इक़दाम की। मीडिया इत्तलात कह रही हैं कि ओपोजिशन अराकीन को डी सीट करने के लिए रेफरेंस दायर कर दिया गया है। नाज़रीन, ये अपनी नौइयत का मुनफरिद रेफरेंस है जिसमें स्पीकर असम्बली अपोजिशन को निकाल बाहर कर सके तो हुकूमती बेंचेस सुखी हो जाएंगी। क्योंकि बकौल शायर हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देवां पीर दा जे सरदा साई मरे, 5-7 मरण गवांडना रहंदियां नूं ताप चढ़े, सुंजियां हो जण गलियां विच मिर्जा यार फिरे। नाज़रीन, अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान में पहली मिसाल होगी कि जब असम्बली से अपोजिशन डिलीट कर दी जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली एक पुराने जहांदीदा सियासी कारकुन हैं। वो इस मनसब पर बड़े सर्दो गर्म देख कर पहुँचे हैं। उनका मुताला भी ज़ाहिर अच्छा होगा। उन्हें 23 सितंबर 1958 का ढाका में मशरकी पाकिस्तान असम्बली का इजलास याद तो होगा जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के झगड़े में सर पर पेपर वेट लगने से डिप्टी स्पीकर शहीद हो गए थे, जाँ बहक हो गए थे, जिसके 2 हफ्तों बाद 17 अक्टूबर के रोज़ जनरल अयूब खान मुल्क में जमहूरियत को शहीद करके मार्शल लॉ नाफिज करने का उनको जवाज़ मिल गया था। सियासतदान मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वो पार्लियामान में हज़ारों लाखों अफराद की नुमाइंदगी करते हैं। मामलात को इस नहज पर नहीं लेकर जाना चाहिए कि किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिले। वैसे अगर हम बात करें 29 जुलाई 2020 की तो इजलास भी सभी को याद है जब नैब कानून पर कौमी असम्बली में आज की हुक्मरान और तब की अपोजिशन ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को बात नहीं करने दी थी और ऐवान की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की गई थी। अब ये जो होने जा रहा है, मैं आदिल निज़ामी साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपको नहीं लगता कि स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं ये जो इक़दाम उठा रहे हैं इसको इंतहाई इक़दाम कहना चाहिए?
बहुत सख्त इक़दाम है ये। आसमा, ये देखकर अफसोस होता है कि अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने ऐवानों में भेजा था कि उनके मसाइल हल करें, कानून साजी करें, वो किस तरह की चीज़ों के ऊपर लग गए। जनाब सीएम स्पीच कर रही हैं, उसके मौका पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट भी चलें दुनिया भर की पार्लियामान में होता है, दुनिया भर की हमने देखा है कि वैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है नंबर वाइज अगर देखें पंजाब असम्बली, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब स्पीकर जो कर रहे हैं, अच्छा इसे थोड़ा पीछे चल लेते हैं माजी में। परवेज़ इलाही साहब आज सीएम रह चुके थे और आपको पता है सीनियर पॉलिटिशियन थे, उनके साथ इसी असेंबली में क्या हुआ, दोस्त मोहम्मद मजारी साहब वो चेयर कर रहे थे, स्पीकर थे उस टाइम, उनको किस तरह बालों से पकड़ के घसीटा गया। तो यही पंजाब असेंबली के मनाजिर थे, यही नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो ये अपोजिशन का रवैया है यहाँ पे, वो भी बड़ा अहम है। आप एहतजाज करें, आप बजट तकरीर जब भी मैंने आज तक अपने होशोवास में कोई बजट तकरीर कोई स्मूथली होती हुई नहीं देखी। अब यहाँ पे वो समेट रही थी सीएम पंजाब, तो ऐसे ही होना था, वहाँ पे प्रोटेस्ट होना था। लेकिन प्रोटेस्ट का भी एक तरीकाकार होता है, आप एक लिमिटेड तरीके से कर लेते हैं, लेकिन इस नहज पे ना जाते कि वहाँ तोड़ फोड़ की गई, माइक वगैरह टूट गए। तो उसके बाद एक वहाँ से एक लेवल क्रॉस किया गया। अब अहमद खान साहब, जिनका भी आपने खुद बताया कि एक सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बड़े अच्छे तरीके से सारे मामलात को समझते हैं, अब उनकी जानिब से रेफरेंस भेजना और अपोजिशन को ही माइनस कर देना, ये भी ठीक नहीं है। तो दोनों जानिब से जमहूरी रवायात जो हैं उनको कह लें कि समूह पामाल किया जा रहा है। ये आगे चल के एक नई रवायत आप कायम कर देंगे कि अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब क्योंकि हुकूमत आजकल बड़ी पुरअतमाद है, वन पेज है, ताल्लुकात अच्छे हैं, वैसे वो जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है नंबर में भी कुछ ज़्यादा हो गए, उनका जैसा दिल कर रहा है वैसे अब चलाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। इसकी मैं तो इसकी सामो कह लें कि मुजम्मत ही करूँगा, ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहजाद साहब, अभी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में खुद निज़ामी साहब ने कहा कि इख्तिलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, सब्र है, बर्दाश्त है, तहम्मुल है, यही तो जमहूरियत है ना शहजाद साहब। लेकिन ये जो रेफरेंस है, आपको नहीं लगता कि इस खूबसूरती और स्पीकर या हुकूमत के ज़ब्त पर एक बहुत बड़ा सवाल है? अगर वहाँ से कोई एहतजाज किया भी जा रहा है तो सर कुछ ज़ब्त भी तो दिखाया जा सकता है ना, सब्र भी तो किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों पर। आसमा, एक फिल्म में डायलॉग था कि वो जो मोहब्बत करने वाले नहीं मिलते, असल में हकीकी और सच्चा प्यार वही करते हैं। तो वो कैरेक्टर ये कहता है कि नहीं, ये असल में हारे हुए लोगों के दिल रखने के लिए एक जुमला कहा गया है, लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो जमहूरियत, ये जो हुस्न इख्तिलाफ राय, ये मेरे आपके निज़ामी साहब हो गए, आज़म साहब और इम्तियाज साहब, ये हम दिल खुश रखने के जो ख्याल आते हैं, ये वो वाली बातें हैं। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल माइनस होने चाहिए पंजाब असम्बली से। इनका होना ना होना एक बराबर है, वैसे भी कर तो कुछ कर सकते नहीं है। तो ये गुनाह बेलज़्ज़त में बैठे हुए हैं, इनको निकाल बाहर करें। मेरा तो ख्याल है बाकी लोग कौमी असम्बली से भी जाएं, उधर KPK से भी फारिग करें, जैसे चलाना है इनको चलाने दें यार, देख लें फिर क्या होता है। मेरा मतलब ये है कि ये हम आधा तीसरा आधा बटेर हैं। कोई कहता है कि हमारा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड रजीम है, कोई कहता है कि जी ये जमहूरी निज़ाम है। तो कोई नहीं, एक दफा अपनी मन की कर लें, जिस तरह करना चाहते हैं कर लें, फिर बाद में जो बचेगा वो देख लेंगे कि क्या होता है। ये कम से कम हमें इसमें से तो निकालें जिस गुमगु में हमें आपने फंसाया हुआ है। मेरे नजदीक तो यार ये बहुत अच्छा काम है और इस पे और काम होना चाहिए, और बाकी लोगों को भी ढूंढ ढांड के कि कोई आटा गूंथता हुआ हिल रहा होगा, कोई बंदा जो है वो दाखिल होते हुए वो चेयर को सलाम नहीं करेगा या वजीर आला के आगे से झुककर नहीं गुजरेगा, उसको भी फारिग होना चाहिए और जूते उतार के ईमान में आए। ये इस तरह बेहुरमती ना करें ईमान की। इन सब लोगों को फारिग होना चाहिए। ये सब बदतमीज बेहुदा लोग हैं और इनका कोई काम नहीं है जमहूरियत के साथ। हम जमहूरी लोग ही नहीं है, सच्ची बात है। ये जो कुछ हो रहा है जमहूरियत के नाम पे, जो तमाशा हमने पिछले 74-76 साल से लगाया हुआ है, इसमें से मुझे कोई निकाल के बता दें, कोई एक आध साल शायद आप, मेरा ख्याल है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे जुनेजो साहब बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो कुछ थे सबके सामने थे और उन्होंने जो किया वो मेरा ख्याल है कोई बड़े से बड़ा जमहूरी लीडर जो कि जमहूरियत के जरिए और पार्टी के जरिए आया था वो भी नहीं कर पाया होगा। बिल्कुल सर, जब हम बेहूदगी की और उसकी बात करते हैं तो ये स्पीकर को बालों से पकड़कर घसीटना, दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की मैं बात करी, इससे बड़ी बेहूदगी फिर क्या होगी? वैसे तो ये लफ्ज ही हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बंगाल से ताल्लुक, आसमा बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक मेंबर को वो मारा गया था, माइक से मारा गया, माइक उठा के मारा गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरे ममालिक की असेंबलियां देख लें, वहाँ कुर्सियां चलती हैं। आप तो ऐसी छोटी छोटी बात पे नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये दिल पे ले लेते हैं। हालांकि जब हम मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं आजम साहब, तो जब ये अपोजिशन में थे तो इसी तरह से शोर शराबा करते थे ना। अभी जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में 29 जुलाई 2020 का जिक्र किया, नैब कानून पर मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को तकरीर नहीं करने दी थी, 3 बार इजलास मुलतवी करना पड़ा था। तो फिर अब आप जब खुद हुकूमत में आए हैं और वही चीज़ अपोजिशन कर रही है जो जब आप अपोजिशन थे तब करते थे, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही आजम साहब?
देखिए आसमा, कहीं ना कहीं पे जाके आपने कोई ना कोई तो रूल्स बनाने हैं ना। आपने पार्लियामेंट को चलाने के लिए कहीं ना कहीं पे दोनों पार्टियों ने बैठ के कोई ना कोई तो सिस्टम चलाना है ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि चूंकि तब ये हुआ था और अब हम ये नहीं होने देंगे। देखिए शॉर्टली, चूंकि टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जब ये बजट इजलास शुरू होते हैं, ये 16 जून को बजट इजलास था, जो भी हंगामा हुआ ये चलता रहा, ये 26 जून तक ये सिलसिला सारा चलता रहा। और वजीर खजाना की तकरीर के दौरान जो कुछ हुआ उसको भी छोड़ दें। 26 जून को स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की तरफ से एक रूलिंग जारी होती है। मलिक साहब एक रूलिंग जारी करते हैं। रूलिंग में ये बताया जाता है आइन के आर्टिकल 210 और 233 फैजाबाद धरना केस और दीगर अदालती फैसलों के साथ अपोजिशन के साथ बैठकर एक मीटिंग की जाती है और बताया जाता है कि आप ऐसा करें कि आप अपनी अपोजिशन लीडर की एक तकरीर करवा लें। उसकी तकरीर के दौरान हम नहीं बोलेंगे और जब हमारी लीडर ऑफ द हाउस मरियम नवाज बोलेंगी तो आप लोग ना बोले। आखिर कहीं ना कहीं पे आपने कोई ना कोई जमहूरी रवायत तो रखनी है ना। ये फैसला हो जाता है, रूलिंग दे दी जाती है। देखें इस पॉइंट को समझने की जरूरत है आसमा। ये जो 26 लोग मुअत्तल हुए हैं, ये स्पीकर की रूलिंग को बाईपास करने पे मुअत्तल हुए हैं। रेफरेंस पे हम बाद में आते हैं। स्पीकर की रूलिंग ये थी कि आप ईवान के अंदर हंगामा नहीं करेंगे। वो रूलिंग मैंने प्रोड्यूसर साहब को भेजी है, अगर वो आप चला सकें तो वो रूलिंग जी हम चलाते हैं, चलाएंगे साहब जी बिल्कुल। अच्छा, अब बात ये है कि उस रूलिंग के बाद इनको मुअत्तल कर दिया जाता है। उसके बाद जो जस्टिस उमर ताब बंदयाल केस का फैसला था, आपको याद होगा, जिसके ऊपर ये कहा गया था कि पार्लिमानी लीडर की जो बात नहीं मानेगा वो डी-सीट हो जाएगा और हमजा शवाद गवर्नमेंट इसके ऊपर खत्म कर दी गई थी। जब अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के तय कर दिया गया कि आप हंगामा राई नहीं करेंगे, आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे, तो अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर ये कहते हैं कि मेरी पार्टी तो मेरी बात ही नहीं मान रही। तो अब मौजूदा गवर्नमेंट के पास ये एक नजीर आ गई जस्टिस उमर ताब बंदयाल केस फैसले वाली कि जी हम इस केस को लेके इलेक्शन कमीशन के अंदर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर देते हैं। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे एक बंद बांधने के लिए ये शुरुआत है। अच्छी है, ये बुरी है, ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन ईवान के तकद्दुस को पामाल करने की और गालियां देने को कहीं ना कहीं तो आसमान रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये जुर्माने से भी ऑलरेडी सवालिया निशान है। पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल इस टाइम चल रहा है उसमें एक ऐसी नज़ीर पैदा करना मेरे ख्याल से टाइमिंग अच्छी नहीं है। नज़ीर तो ये भी काफी थी ना कि पंजाब असेंबली में तोड़फोड़ करने वाले जो 10 अरकान थे उस पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया था, उनको मुअत्तल भी किया गया था। इम्तियाज फरहान साहब, ये मुअत्तली, ये जुर्माना काफ़ी नहीं था? क्यों हम इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पर? जब हम हुकूमत में होते हैं और जो पार्टी कभी हुकूमत में रही होती है, जब हम अपोजिशन में थे वो अपोजिशन में आती है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर क्यों चले जाते हैं सर? और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमें कहीं ना कहीं अपोजिशन का एहतजाज एक्सट्रीम पर जाता हुआ दिखाई देता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत है सर इस वक्त? ये सिर्फ एक सवाल है, ये मेरी राय नहीं है। देखें आसमा, इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक जमहूरी वर्कर स्पीकर ने ये रेफरेंस भेजा है और इस रेफरेंस के ऊपर भी आप एक प्रोग्राम रखें, इस पे बात हो सकती है और इस रेफरेंस के ऊपर ये स्पीकर असेंबली फारिग हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आजम मलिक साहब अता बंदियाल साहब की रूलिंग का या फैसले का बिल्कुल मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो ही बुनियाद बन सकता है। उसकी वजह यह है कि आइन ये कहता है, जिसके ऊपर फैसला आया था कि अगर दो चीजें हैं सिर्फ, कि बजट की मंजूरी के मौके पर और अदम एतमाद के मौके पर अगर कोई रुकन असेंबली पार्लिमानी लीडर जो कि इंटरप्रेट किया गया था गलत तरीके से, क्योंकि कौमी असेंबली में अता बंदियाल साहब ने दूसरा ही फैसला दिया था, पंजाब असेंबली के लिए बिल्कुल आइन को उलट के रख दिया था खुद अता बंदियाल साहब ने। उसमें सिर्फ दो रीजन है कि एक बजट की मंजूरी और लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन के मौके पर और नो कॉन्फिडेंस के मौके पर अगर पार्लिमानी लीडर बाद में आया है, लेकिन पार्टी के चेयरमैन की बात या पार्टी लीडर की बात होती है, उसका कहना नहीं मानता तो वो डिसीट किया जा सकता है। वो भी पार्लिमानी लीडर भेजेगा रेफरेंस, स्पीकर नहीं भेजेगा, पार्लिमानी लीडर भेजेगा इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस कि ये इसने डिस्क्वालीफाई किया है, हमारी बात को नहीं माना, नो कॉन्फिडेंस में इसने हमारी डायरेक्टिव्स को नहीं माना, बजट
की मंजूरी में हमारी डायरेक्टिव्स को नहीं माना, या लीडर ऑफ द हाउस के लिए जो इलेक्शन हो रहा था उसमें। इसके अलावा कोई रीजन नहीं दिया जा सकता कि उसने जनाब एक, अगर पार्लिमानी लीडर ने स्पीकर के कमरे में बैठ के ये कमिट कर लिया कि हम सिर्फ च्युइंगम खाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो ये कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्यों करेगा कोई मेंबर? तो ये रेफरेंसी आसमा बिल्कुल गलत है, बदनीयती पे बदनी है, गैर जमहूरी है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इजाजत दीजिए, आपका मौकिफ आ गया। मैं चाहूंगी आजम साहब जवाब देना चाह रहे हैं जो आपने। जी आसमा, मेरी आज भी उन मुअत्तल अरकान में से उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम नहीं मानेंगे अपने अपोजिशन लीडर की बात, हम नहीं मानेंगे किसी पार्लिमानी लीडर की बात, हमारे पास सिर्फ एक ही बंदा है, हमने उसी की बात मानी है। ये अपोजिशन अरकान कह रहे हैं कि उन्होंने जो करना है करना है, वो तो वाज़ेह अल्फाज में उस आइन की खिलाफवर्जी करने पे तुले हुए हैं। नो, ये आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। मैं मुख्तसर कर देता हूँ। जी शहजाद साहब, टाइम कम है शहजाद साहब। एक रूलिंग दिलवा दें स्पीकर से कि अपोजिशन होनी ही नहीं चाहिए, बात खत्म हो जाएगी। किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बल्कि आप पार्लियामेंट के बाहर उनको एहतजाज नहीं करने दे रहे, चले पार्लियामेंट में तो एहतजाज पार्लियामेंट में तो करने चले। इसी मेरे ख्याल में इसी नुक्ते पे जो है ना हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आपसे मिलेंगे तो बहुत सारे मसाइल सियासी अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ अवामी मसाइल भी हैं, और कुछ ऐसे मसाइल भी हैं जो हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर घसीट देते हैं। उनमें से एक बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान का पोलियो से पाक न होना है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सारी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका, हमारे पास अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं। कल भी वज़ीरिस्तान से एक केस सामने आया है जहाँ पर बच्चा जो है वो पोलियो से मुतासर हुआ है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे आवाम की सेहत की। फैसला किया गया है कि अब 15 बरस की उम्र तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस फैसले की वजह पोलियो का वो वायरस है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर बरस वज़ीर आज़म के इस अज़्म के साथ इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होता है कि बस अब पोलियो के खिलाफ जंग जो है वो बिल्कुल ख़ात्मे के करीब है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये वायरस नमूदार होकर हमें चैलेंज दे रहा होता है। रवां बरस भी पोलियो के 14 केसेस सामने आ चुके हैं, और ये दूर अफ्तादा रिमोट एरियाज़ में नहीं हुआ बल्कि बड़े बड़े शहरों में ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। क्या वजह है कि दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका लेकिन हम खत्म नहीं कर पा रहे? हमारी कोशिशों में कहाँ कमी है कि हम ये जंग नहीं जीत पा रहे हैं? आदिल निज़ामी साहब, इस पे ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि हमारी कोताही कहाँ पर है कि हम पोलियो के खिलाफ कुछ उस तरह से नहीं कर पा रहे कि केसेस रिपोर्ट ना हो। लेकिन पहले मुझे ये बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ तो लोग 5 साल तक बच्चों को नहीं पोलियो के कतरे पिलवा रहे होते, तो अब तो दायरा वसी कर दिया गया 15 साल तक। बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी तक मिसकंसेप्शंस हैं इनको लेकर, तो कैसे पॉसिबल होगा ये सारा? से भी थोड़ा आगे कर लें, बल्कि अगर आपने कोई फॉरेन ट्रिप करना है तो अगर आप 40 साल के भी हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सेंसिटिव समय ये इशू है। हमने देखा कि साल 2019, 20, 21 समहाउ हमने थोड़ा काबू पाया। जो यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड हेल्थ के इदारे हैं उनके मुताबिक उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ कि मुसलसल 3 साल तक कोई केसेस ना आए। इन सालों में बड़े बेहतर हो गए, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क वहाँ पे फॉलो काबुल होता है, वहाँ से एकदम से लोग पाकिस्तान की जानिब आते हैं। और जिस तरह आप उनका पैटर्न देखें, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में ट्रैवल किया, जिन जिन इलाकों में गए, कराची तक गए, तो वही हमें नजर आया। बल्कि वही वायरस जो हमें अफगानिस्तान के अंदर पानी से जो नमूने हैं वहाँ जो मिल रहा था, वही वायरस हमें पाकिस्तान के उन इलाकों में मिलता नजर आया। एक तो ये हमें वहाँ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सेकेंडली, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला। एक यहाँ पे डिफरेंट नोयत की मिथ थी, डिफरेंट नोयत के लोगों के माइंडसेट बने हुए थे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने उस पर बड़ा काम भी किया, लेकिन अभी भी चीज़ें उस पर बेहतर होने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ साल 2025 के अगर आप देख लेना, जो हुकूमत के अपने अदाद-ओ-शुमार हैं, अभी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो आपने जो मुहिम अभी उसका जो सेकंड फेज शुरू किया था, हज़ारों बच्चे आपके रह गए, आप उनको पोलियो के जो ड्रॉप्स जो है वो नहीं पिला सके। तो इसके मेरे ख्याल से मजीद सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। सब दुनिया में 2 ही कंट्रीज बचे हैं, एक हम और एक हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं शहजाद फारूकी साहब, ये अफगानियों की जो नकलो हमल है, ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी वजह है, और आदिल ने इसका एक सबूत भी ये पेश किया कि देखिए उन जगहों पर जहाँ ये लोग जाते हैं, जहाँ इनकी मूवमेंट है, वहाँ ये हमें फैलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको नहीं लगता कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के साथ साथ जिस तरह से हमने इसका दायरा वसी कर दिया है कि नहीं 5 साल नहीं 15 साल तक की उम्र के बच्चों को पिलाए जाने चाहिए, कुछ और इकदाम भी करने चाहिए, खासतौर पर जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान आ रहे होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से आ रहे हो, पड़ोस से आ रहे हो? और रूही कुंजाई का एक बड़ा मारूफ मिसरा है, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई, यानी इससे पहले भी कुछ लगा लें, इसके बाद भी कुछ लगा लें, ये मिसरा फिट हो जाता है। मसला ये है
कि आप एक तो कर दें 65 साल उम्र, मैं तजावीज आपको दे देता हूँ, ये 15 साल से बात नहीं बनेगी। दूसरा जो है आटे में मिलाना शुरू कर दें, पानी की टैंकियों में मिलाना। और यार आप अपनी गलती मानते नहीं हो, मुझे आप अब अफगानियों पे डालने चल पड़े हो यार। आप लोग अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, कोई सोशल जिम्मेदारी जो आपकी समाजी जिम्मेदारी है भाई, उसको पहचाने और उसके हवाले से खुद को एजुकेट करें। यहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है कि जी हमारे मुआशरे में जी वो फॉल्ट लाइंस हैं, तो वो इससे ये होगा, उससे वो होगा। आपकी बहस तो ये चल रही है कि वो कोरोना की जिन्होंने वो लगवाई थी ना वैक्सीन, तो वो अब हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू का मयार ये होता है और उसके बाद आप समझते हैं कि आप पोलियो को खत्म कर लेंगे। आपका मुकाबला अफगानिस्तान से है इस ग्राफ में। तो मेहरबानी करें, आप अपने आप को ठीक करें, अपनी तरजीहात को दुरुस्त कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें? आज़म मलिक साहब, जिस तरह से शहजाद साहब ने फरमाया, सुनने में तो लगता है कि बड़ा बड़ा आसान है ये सारी चीज़ें करना, हम अपनी तरजीहात तब्दील कर लें। लेकिन तरजीहात हमारी क्या है? ख़ासतौर पर तालीम, जो कि एक बुनियादी जुज़ है इन तमाम चीज़ों से निमटने के लिए, वो बजट में हमने देख लिया कि हमारी तरजीहात में कहाँ हैं। तो फिर हम ना ही समझें यानी पोलियो को लेकर। आज़म साहब जी, आसमा आपने बिल्कुल ठीक कहा। बजट तो सिर्फ अदाद शुमार के घोर धंधा है जो सिर्फ आवाम को जो है ना वो दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पोलियो का खात्मा मुमकिन नहीं हो सका। इसकी बड़ी वजूहात अवामी बदएतमादी, मजहबी समाजी गलतफहमी और सिक्योरिटी खतरात शामिल हैं। पोलियो वर्कर पर हमले और वैक्सीन के खिलाफ सासी नजरियात ने भी इस मुहिम को काफी बार मुतासर किया, जिसका जिक्र फारूकी साहब ने किया है। देखिए, हुकूमती इक़दामात के बावजूद वैक्सीनेशन मुहिम में तो जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, इसमें एक तो तसलसल, शफाफियत और अवामी एतमाद की बहुत बड़ी कमी नज़र आती है। ये नाकामी जो मुझे लगता है ना सिर्फ सेहत आमा के निज़ाम पर एक सवालिया निशान है, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को भी आसमा बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। आखिरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि मसले का हल सिर्फ वैक्सीन है या आपने ये कर लिया, वो कर लिया, ये इधर से आ गया। ये इज्तिमाई शऊर, मौसर हुक्मरानी तकाजा करती है इस चीज़। ठीक है, इज्तिमाई शऊर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक हमारा जो मजहबी हमारे रहनुमा हैं वो इसमें बड़ा अहम किरदार इम्तियाज़ फारान साहब अदा कर सकते हैं, अदा करते भी हैं। मसाजिद से, मंबर से ये अनाउंसमेंट्स भी होती हैं कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये कतरे पिलाएं, लेकिन लोग फिर भी सुनने को तैयार नहीं हैं। तो आपको नहीं लगता कि कुछ इज्तिमाई तौर पर मिलकर करना चाहिए? सियासी वर्कर्स को, मसाजिद को, मदरसों को, तमाम लोग अगर अपना मज़ीद फ़ाल होकर किरदार अदा करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इम्तियाज़ साहब बिल्कुल आसमा, ये जो आपने बात कही है ये मसले का हल है। शहजाद भाई ने जो एक बात कही है कि जनाब ये हम अपना शऊर उजागर करें और तरजीहात और अफगानिस्तान पे हम क्यों डाल देते हैं। बिल्कुल अफगानिस्तान इसका जिम्मेदार है, क्योंकि कराची में भी जितने पोलियो वाले यहाँ पर पाए जाते हैं वो वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ अफगानी रहते हैं, अफगानी होते हैं। और उनके ऊपर सख्ती की जरूरत है। और वो जो उलमा इकराम वाली आसमा बात कर रही है, उलमा इकराम नहीं कर रहे, सिर्फ ये टीवी के एक एडवर्टीजमेंट के लिए फतवा देते हैं। और जो हुकूमत इनसे रुजू करती है तमाम मकातिब फिक्र से, वो एक फतवा दे देते हैं। मस्जिद के मिंबर से ये बात नहीं की जा रही। कभी इत्तेफाकत हो जाए तो हो जाए, इसकी बुनियादी जिम्मेदार हमारे उलमा इकराम, उसके बाद जाकर आप हुकूमत को और दूसरे अवाम को ले सकते हैं। ठीक हो गया, उलमा कराम को इस सिलसिले में इत्मीनान में लेने की जरूरत है। आई एम रियली सॉरी इम्तियाज साहब, आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है, हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे। आदिल साहब चलते चलते आप कुछ कहना चाहें? देखिए, हमें याद होंगे वो विजुअल्स भी कि इमरान खान साहब उस टाइम लीडर थे बड़े, और साथ में समीउल हक साहब अल्लाह की रहमत करे, उनके साथ जाके उन्होंने अखोड़ा खटक पे ये पूरी मुहिम चलाई थी। तो मालूम तो है उलमा को भी लूप में लिया गया, लेकिन अभी भी मतलब जो मसाइल जो है, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो पैटर्न बता रहे हैं, वो ज़्यादा हमें अफगानिस्तान का रास्ता जो है मुतासिर कर। बिल्कुल जी, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सॉरी आजम साहब, प्लीज दोबारा से कहिएगा। मुकामी सतह पर इत्मीनान की बहाली की अशद जरूरत है, बहुत ज्यादा, एंड वी होप कि इस मसले को समझा जाएगा, इसको एड्रेस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आजम मलिक साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब, इम्तियाज फारान साहब और आदिल निज़ामी साहब, आप लोग हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपने शो देखा। कमिंग मंडे मिल रहे होंगे हम आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।